रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक अपनी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ गौरी देवी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे हर दिन जीवन जीने के लिए संघर्ष करते थे। उनके पास ना तो खेती के लिए अपनी कोई पुश्तैनी जमीन थी और ना ही रोजमर्रा के खाने के लिए आय का कोई निश्चित जरिया। रमेश, जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, जानता था कि मेहनत ही उसकी एकमात्र पूंजी है। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल जाता और गांव के अन्य जमींदारों के खेतों में कड़ी मजदूरी करता। उसकी मांसपेशियां, जो दिन भर के कठिन परिश्रम की आदी थी, हर शाम दर्द से कराहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो जो भी दिहाड़ी कमाता, उसी से अपने पूरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। ये देखकर रमेश की पत्नी सीता और उसकी बूढ़ी माँ गौरी देवी का हृदय चिंता और दुख से भरा रहता था। सीता, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हमारे पास ना सिर छिपाने के लिए एक पक्की छत है, ना ही अपनी कोई जमीन। मेरा जवान बेटा, जिसे राजाओं की तरह रहना चाहिए, दिन भर दूसरों के खेतों में कठपुतली की तरह नाचता है। वो इतनी मेहनत करता है, पर बदले में उसे क्या मिलता है? बहुत कम पैसा। मुझे रात भर नींद नहीं आती। मुझे लगता है हम दोनों अपनी मजबूरियों के कारण उस पर एक भारी बोझ बन गए हैं। माँ जी, आप इतनी गहरी बातें क्यों सोचती हैं? हमारे रमेश का कर्म बहुत मजबूत है, उसका दिल साफ है और उसकी मेहनत में कोई खोट नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है। रमेश ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ बहू, तूने ठीक कहा। रमेश ने बचपन से बहुत तकलीफें देखी हैं, पर मैंने कभी उसे निराश होते या हार मानते नहीं देखा। वो हमेशा कहता है कि आज भले ही हमारी किस्मत हमारा साथ ना दे, पर मेरी मेहनत किसी के आगे नहीं झुकेगी। मेरा अटूट विश्वास है कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। वो अपनी लगन और ईमानदारी के दम पर बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी दुख तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। हमें बस धैर्य रखना है। रमेश अपने मन में हमेशा ये बात दोहराता था कि आज भले ही किस्मत उसके पक्ष में ना हो, पर वो अपनी मेहनत पर 100% यकीन रखता था। अगले दिन रमेश गांव के बड़े और नेक जमींदार सेठ कुंदनलाल के खेत पर काम कर रहा था। सेठ कुंदनलाल पास के एक विशाल बरगद के पेड़ की घनी छाया में गहरी चिंता में डूबे पड़े थे। उनका चेहरा उदासी, तनाव और बेबसी से भरा हुआ था। रमेश अपने काम में पूरी तरह लीन था, लेकिन उसकी नजर बार बार सेठ जी पर जा रही थी। उसने महसूस किया कि सेठ जी आज सामान्य से अधिक परेशान हैं। वो तुरंत उनके पास गया और विनम्रता पूर्वक उनसे बात की। मालिक, क्या हुआ? आप बहुत गहरी चिंता में लग रहे हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। अगर कुछ हुआ है तो कृपया मुझे बताइए। क्या पता मैं आपकी किसी तरह से सहायता कर सकूं। मैं एक मजदूर ही सही, पर 2 आंखें तो मेरे पास भी हैं। अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? पहले अपनी गरीबी मिटा। अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे आज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरी जमीन पर दिन भर पसीना बहाना पड़ता? चल यहाँ से, जा अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। मेरा दिमाग पहले ही खराब है। सेठ जी, आप गलत कह रहे हैं। ये सब वक्त का फेर है। इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि केवल अपने भाग्य पर। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं इसी ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो ये किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। ये अटल सत्य है। मेहनत और धैर्य से सफलता के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए सेठ जी, मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता। अरे वाह रमेश, तुम्हारे विचार तो सच में सोने जैसे हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन को एक अजीब सा सुकून मिला है। इतनी परेशानियों और गरीबी में भी तुम अपनी जिंदगी इतनी खुशी और सकारात्मकता के साथ जी रहे हो। ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? सेठ जी, ये सब मेरे पूज्य पिताजी की सीख है। वो हमेशा मुझे समझाते थे। वो कहते थे, बेटा रमेश, हमारे पास दौलत नहीं है, पर हिम्मत है। जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह असहनीय कठिनाइयां लाती है।
और कभी बारिश की तरह अचानक परेशानियां आती हैं। पर जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। उनकी यही सीख मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अरे वाह, लगता है तुम्हारे पिता बहुत नेक और ज्ञानी इंसान थे। अच्छा, ये सब ठीक है। मालिक, आप फिर से मेरी बात टाल रहे हैं। कृपया एक बार मुझे साफ साफ बताइए कि आपको क्या परेशानी है। मुझे लगता है आपकी समस्या का कोई हल मिल ही जाएगा। रमेश, मैं एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी जमीन मेरे हाथ से निकलती जा रही है और मुझे अपनी इस परेशानी का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे विस्तार से बताइए तो सही। मैं पूरी बात सुनने को तैयार हूँ। रमेश, मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का कानूनी हक है, पर हमारे गांव के ही दो बड़े जमींदारों चौधरी विक्रम सिंह और उसके बेटे चौधरी सूरज सिंह ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत और धन के आगे मेरी एक नहीं चली। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरी पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है। मैं बेबस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। रमेश ने पूरी बात धैर्य से सुनी और स्थिति की गंभीरता को समझा। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप सीधे कानून का सहारा लेंगे तो भी प्रभावशाली चौधरियों की ताकत और उनके राजनीतिक समर्थन के कारण आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो हर बार कोई ना कोई नया दांव खेल देंगे। रमेश, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं? मैं तो सोच सोच कर थक गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। रमेश ने कुछ देर तक गहराई से सोचा। ये समस्या बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हल की जा सकती थी। उसे एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें चौधरी विक्रम सिंह और सूरज सिंह खुद फंस जाएं। मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। अगर आप चाहें तो मेरे पास एक अनोखी तरकीब है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। पर इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ रमेश। वो क्या तरकीब है? मैं सब करने को तैयार हूँ। रमेश ने सेठ कुंदनलाल को अपनी पूरी गुप्त योजना बहुत ही सावधानी और गोपनीयता से समझाई। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन्हें चौधरियों का विश्वास जीतना होगा और कैसे उन्हें जाल में फंसाना होगा। अरे वाह रमेश, तुम तो दिमाग के धनी हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मजदूर के पास ऐसी गहरी सूझबूझ हो सकती है। तुमने तो बहुत असरदार तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूं रमेश, अगर तुम्हारी ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं तुम्हें जमीन का मालिक बना दूंगा। ये तुम्हारी बुद्धिमानी और वफादारी का पुरस्कार होगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। बस आप खुश रहें और मेरी दिहाड़ी समय पर देते रहें। यही मेरे लिए काफी है। ठीक है रमेश, तुम सच में नेक इंसान हो। कल से तुम तुरंत इस गुप्त काम पर लग जाओ। मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। रमेश ने सिर हिलाया। अब वो अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी काम पर लगाने वाला था। अगले दिन रमेश अपनी योजना के अनुसार आत्मविश्वास के साथ चौधरी विक्रम सिंह और चौधरी सूरज सिंह के कब्जे वाली जमीन पर पहुंचा। रमेश ने विनम्रता और मासूमियत भरा चेहरा बनाकर चौधरियों को प्रणाम किया। नमस्कार चौधरी साहब, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो गांव के कुछ भले लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूरों की जरूरत है। मैं एक ईमानदार और मेहनती मजदूर हूँ। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? मैं किसी भी तरह का काम कर सकता हूँ। अरे कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? तुम्हें झूठी खबर मिली है। यहाँ किसी भी बाहरी मजदूर की जरूरत नहीं है। जा किसी और गांव में काम ढूंढ। चौधरी साहब, मैं एक मजदूर हूँ। मैं इसी रामनगर गांव के पास एक छोटी सी बस्ती में रहता हूँ। काम की तलाश में हर दिन इधर उधर भटकता हूँ। मेरी बूढ़ी माँ और पत्नी घर पर हैं। काम नहीं करूंगा तो उन्हें खाना कैसे मिलेगा? मैं खेती का सारा काम जानता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। तुम जाओ, हर जगह अपनी किस्मत आजमाओ। रमेश ने तुरंत अपनी योजना के अनुसार हार मानने का नाटक किया।
लेकिन अपनी अगली बात से चौधरियों को चौंका दिया। अच्छा, मुझे लगता है कि सेठ कुंदन लाल आपके बारे में सही कह रहे थे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या सेठ कुंदन लाल ने हमारे बारे में क्या कहा? सच सच बताओ। अरे नहीं चौधरी साहब, कुछ नहीं। वो तो बस पुरानी बातें हैं। चलिए मैं चलता हूँ। आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है। मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। आप मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए। रमेश ने तेजी से वहां से जाने का नाटक किया। चौधरियों को लगा कि कुंदन लाल ने उनके बारे में कोई गुप्त और महत्वपूर्ण बात कही होगी जिसे रमेश डर के मारे छिपा रहा है। अरे भाई इधर आओ, सुनो। शायद तुम्हारे लिए हमारे पास कोई काम हो सकता है, पर पहले तुम मुझे साफ साफ बताओ कि सेठ कुंदन लाल ने हमारे बारे में क्या कहा। धन्यवाद चौधरी साहब, मैं आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। बताइए क्या काम है। काम तो हम तुम्हें बता देंगे, पर पहले ये बताओ कि सेठ कुंदन लाल हमारे बारे में क्या कह रहा था। पूरी सच्चाई बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रमेश ने अब अपना मास्टर क्लास अभिनय शुरू किया। उसने शिकायत भरे स्वर में सेठ कुंदन लाल की बुराई करना शुरू कर दिया, जिससे चौधरियों का विश्वास जीता जा सके। चौधरी साहब, मैं पहले सेठ कुंदन लाल के यहाँ काम करता था, पर वो बहुत ही कंजूस और घटिया आदमी है। वो मजदूरों को इंसान नहीं समझता। मैं उनके यहाँ दिन रात काम करता, खून पसीना बहाता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। वो हमेशा मेरे पैसे काट लेता था। इस अन्याय के कारण कल मेरी उससे जमकर बहस हो गई थी और मैंने तय कर लिया कि मैं अब उसके यहाँ कभी काम नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ? जब तुम्हारी उससे बहस हो रही थी तब उसने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ कुंदन लाल से बहस हो रही थी तब उसने मुझे गरम गरम बातें सुनाई। उसने मुझे ताने मारे कि पूरे गांव में मुझसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार चौधरी विक्रम सिंह और उनके बेटे चौधरी सूरज सिंह सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसीलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की कतार लगी रहती है। बस यही बात सुनकर वो गुस्से से लाल हो गया था। चौधरी विक्रम सिंह और सूरज सिंह रमेश की चापलूसी सुनकर फूले नहीं समाये। उनका अहंकार संतुष्ट हो गया। उन्हें लगा कि रमेश उनका शुभचिंतक है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था तुमने। आखिर हम गांव के सबसे बड़े और उदार जमींदार हैं। ये हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही और सम्मानजनक मजदूरी मिले। हम कुंदन लाल जैसे कंजूस नहीं हैं। वाह चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। सेठ कुंदन लाल कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, ना धन दौलत में और ना ही सोच में। वो तो शायद आपके जितना उदार बनना भी नहीं जानता। गांव के सभी मजदूर आपकी बढ़ाई करते हैं, तभी तो मैं भी यहाँ काम मांगने आया हूँ। चौधरी विक्रम सिंह और सूरज सिंह रमेश की झूठी प्रशंसा में पूरी तरह फंस गए। उन्होंने तुरंत उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम हमें ईमानदार और मेहनती लगे। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक वफादार मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। तुम्हारी मजदूरी हम समय से पहले देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रमेश ने खेत पर असाधारण मेहनत की। वो लगन और ऊर्जा से काम करता था, जिसे देखकर अन्य मजदूर भी हैरान रह जाते थे। वो अकेले ही 4-4 लोगों का काम कर देता था, ताकि चौधरियों का विश्वास और भी मजबूत हो जाए। सूरज बेटा, ये रमेश तो किसी वरदान से कम नहीं है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। हमने इसे रोककर बहुत अच्छा किया, वरना ये तो किसी और के पास चला जाता। अब काम दुगनी रफ्तार से हो रहा है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। रमेश बहुत मेहनती है और सीधा साधा भी लगता है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन काम पर लगा रहता है और कभी शिकायत नहीं करता। हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। रमेश की अथक लगन और जबरदस्त काम ने चौधरी विक्रम सिंह और सूरज सिंह का पूरा विश्वास जीत लिया। अब उन्हें रमेश पर रत्ती भर भी शक नहीं रहा। कुछ दिन और बीते। रमेश अपनी योजना के अगले और निर्णायक चरण के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। एक शाम जब चौधरी विक्रम सिंह और सूरज सिंह अपने खेतों का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शाम हो चुकी है, पर रमेश अभी भी पूरी लगन से काम कर रहा है। रमेश भाई, अब तो शाम हो गई है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ,
तुम्हारी माँ और पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जाकर आराम कर लो। चौधरी साहब, हमारे जैसे गरीबों की किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़ी माँ और पत्नी है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से आएगा? घर पर बैठकर चिंता करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है और मैं खुश भी रहता हूं। तुम सच में बहुत मेहनती हो रमेश। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। हम तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हैं। हम तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व करते हैं। नहीं चौधरी साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम खत्म करके ही जाऊंगा। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूं। ठीक है रमेश, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अब ये खेत तुम्हारे भरोसे है। इसके बाद चौधरी विक्रम सिंह और सूरज सिंह पूरी तरह विश्वास के साथ खेत को रमेश के भरोसे छोड़कर वहां से चले गए। रमेश ने उनके जाते ही अपनी गुप्त योजना के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं। अगली सुबह चौधरी विक्रम सिंह और चौधरी सूरज सिंह जब अपने उस खेत पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। बीच में पुलिस वाले खड़े थे जो जमीन की जांच पड़ताल कर रहे थे। पुलिस को देखकर दोनों बाप बेटे घबरा गए। उनके मन में अज्ञात भय ने जन्म लिया। वे तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंचे। क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या हमारी जमीन पर कोई सरकारी काम चल रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें साफ साफ बताइए। क्या ये जमीन तुम दोनों बाप बेटों की है? तुम ही हो इस गांव के चौधरी विक्रम सिंह और चौधरी सूरज सिंह? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हम इस जमीन के मालिक हैं। हम ही इस पर खेती कर रहे हैं। क्या हुआ? किस लिए इतनी बड़ी जांच हो रही है? अगर ये जमीन तुम्हारी है तो तुम दोनों को अब कानून का सामना करना पड़ेगा। तुम दोनों को अब गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ेगा। तुम जैसे जमींदारों का यही हश्र होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम पर कौन सा जुर्म लगा रहे हैं आप? हमने ऐसा क्या किया है कि हमें जेल जाना पड़ेगा? अब मासूम बनने का नाटक मत करो। तुम दोनों बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या हुआ है। वो देखो, तुम्हारी जमीन में क्या गड़ा मिला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे ने उस जगह की तरफ देखा जहां पुलिस वालों ने जमीन की खुदाई की थी। वहां उनकी जमीन से एक मानव कंकाल, सिर्फ हड्डियां और पुराने कपड़े दबा हुआ था, जिसे पुलिस ने आधा बाहर निकाल दिया था। वहां का दृश्य भयानक और दिल दहला देने वाला था। ये देखते ही दोनों बाप बेटे डर के मारे वहीं बेजान खड़े रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कैसे आ गई? हमें सच में कुछ नहीं पता। अब झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी ही जमीन में गाड़ दो। और अब कह रहे हो कि ये क्या है? गांव में सबको पता है कि तुम दोनों कितने जालिम हो। मुझे सब पता है। नहीं थानेदार साहब, मैं कसम खाता हूँ, हमें नहीं पता कि ये कंकाल किसका है और इसे यहाँ किसने दबाया है। हम तो यहाँ कल शाम तक काम कर रहे थे, तब ऐसा कुछ नहीं था। अब झूठ का सहारा मत लो। सबूत तुम्हारे सामने है। अगर तुम दोनों का ये जुर्म साबित हो गया तो फांसी की सजा नहीं मिली तो कम से कम उम्र कैद तो जरूर मिलेगी। तुम्हारी जमींदारी भी चली जाएगी और जान भी जाएगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटों के होश ठिकाने आ गए। वे डर के मारे थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस कंकाल के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है। तभी वहां रमेश आ जाता है। उसने एक आश्चर्यचकित और चिंताग्रस्त होने का अभिनय किया। अरे चौधरी साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है? रमेश, देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में यह मानव कंकाल निकल आया है और थानेदार साहब को लगता है कि यह जुर्म हमने किया है। मालिक, ये तो बहुत गंभीर बात है। ये कंकाल यहाँ कहां से आ गया? अगर पुलिस ने जांच कर ली तो आप दोनों बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये तो हत्या का मामला है। हाँ रमेश, अब तू ही कोई उपाय सोच। हम दोनों को जेल जाने से बचा ले। हमें बाहर निकाल इस मुसीबत से। अब कोई नई कहानी मत बनाओ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो कि जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपस में बात कर लें। हमें फैसला करने दीजिए। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो, कौन जाएगा जेल। रमेश, चौधरी विक्रम सिंह और सूरज सिंह थोड़ी दूरी पर जाकर गुप्त रूप से विचार विमर्श करने लगे। देखिए मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। लेकिन दोनों में से कोई भी जेल गया तो बाकियों को बचाने के लिए बाहर कोई नहीं बचेगा।
आपको एक ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे दोनों बच जाएं। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। रमेश भाई, तू ही रास्ता निकाल, हमें बाहर निकाल, हम तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। मालिक, कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। आप मुझे सच बताइए, ये जमीन कितने समय पहले आपने ली थी? चौधरी विक्रम सिंह फांसी के डर से पूरी तरह टूट चुका था और उसने रमेश को अपना हितैषी मानकर सच्चाई उगल दी। देखो रमेश भाई, सच कहूं तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही सेठ कुंदन लाल से धोखे से हड़प ली थी। जब ये लाश यहाँ दबी तब ये जमीन हमारी नहीं थी। क्या क्या कहा मालिक आपने? ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कितने दिन पहले हुआ? चौधरी विक्रम सिंह ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी रमेश को विस्तार से बताई, ये सोचकर कि रमेश उनकी मदद कर रहा है। पूरी कहानी सुनने के बाद रमेश ने अपना मास्टर प्लान चला दिया, जो सेठ कुंदन लाल के साथ मिलकर तय किया गया था। मालिक, मेरे पास एक अचूक तरकीब है जिससे आप तुरंत इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। ये तरकीब है जिम्मेदारी बदल देने की। जल्दी बताओ रमेश भाई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें बाहर निकालो। आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि ये जमीन सेठ कुंदन लाल की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो बस कुछ महीने पहले ही ये जमीन काम करने के लिए उनसे ली थी। आप उनसे कहिए कि जब ये लाश यहाँ दबी होगी तब इस जमीन के मालिक सेठ कुंदन लाल थे, आप नहीं। अरे रमेश, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी। नहीं मालिक, आप मेरी तरकीब का फायदा देखिए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन सेठ कुंदन लाल की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ कुंदन लाल को। और जब कुंदन लाल जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके पास रहेगी। रमेश की बुद्धिमानी से भरे तर्क सुनकर दोनों बाप बेटे हैरान रह गए। वाह रमेश भाई, तुम सच में हमारे वफादार हो। हमें तुम्हारी मेहनत पर विश्वास था, पर तुम्हारी बुद्धि तो लाजवाब है। चलो सूरज, हमें यही करना होगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे दौड़ते हुए थानेदार के पास गए और रमेश द्वारा बताई गई झूठी कहानी दोहराने लगे। थानेदार साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे सच छिपा रहे थे। ये जमीन हमारी नहीं है। हमने तो कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए ये खेत सेठ कुंदन लाल से लिया था। जब ये लाश यहाँ दबी होगी तब इस जमीन के मालिक सेठ कुंदन लाल थे। जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और नेक इंसान को फंसा के अपनी जान बचाना चाहते हो। तुम लोगों का लालच जग जाहिर है, मुझे सब पता है। थानेदार साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारे मजदूर रमेश से पूछ लीजिए। वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वो सेठ कुंदन लाल के यहाँ काम करता था। बोलो रमेश, ये जमीन किसकी है? हाँ थानेदार साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ये जमीन सेठ कुंदन लाल की है। इन चौधरियों ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। रमेश, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ कुंदन लाल को बुलाकर लेकर आओ, मुझे उनसे बात करनी है। रमेश तुरंत जाकर सेठ कुंदन लाल को बुला लेता है, परंतु सेठ कुंदन लाल अपने साथ गांव के मुखिया को भी जरूरी सबूत के तौर पर अपने साथ ले आते हैं। ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पुलिस क्यों खड़ी है? क्या ये सेठ कुंदन लाल की जमीन है या इन चौधरियों की? सही सही बताओ। देखिए मुखिया जी, इन दोनों चौधरी विक्रम सिंह और सूरज सिंह की जमीन से एक मानव कंकाल निकला है और अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ कुंदन लाल की है। ये अपनी जान बचाने के लिए एक नेक इंसान को फंसाना चाह रहे हैं। नहीं मुखिया जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर रमेश से पूछ लीजिए, ये सेठ कुंदन लाल की ही जमीन है। हमें माफ कर दीजिए। थानेदार साहब, मुझे लगता है इन लोगों ने झूठ बोला है। ये जमीन तो हमेशा से सेठ कुंदन लाल की ही रही है। आप जांच करवाइए। मुखिया जी, मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन कुंदन लाल की है? हमारे यहाँ के रिकॉर्ड तो कह रहे थे कि इस जमीन पर केस चल रहा है और इस जमीन पर चौधरी विक्रम सिंह का कब्जा था। अब तुम कह रहे हो कि ये जमीन कुंदन लाल की है? नहीं थानेदार साहब, हमसे बड़ी गलती हो गई। हमने लालच में आकर सेठ कुंदन लाल के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। हमें फांसी मत दीजिए, हम अपना केस वापस ले लेंगे। ये जमीन सेठ कुंदन लाल की है। थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। मुखिया के कहने पर और चौधरियों का अपराध कबूल करने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सेठ कुंदन लाल, अब बताओ ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुम सच सच बताओ, तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे मुखिया साहब,
ये तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मेरी जमीन हड़प ली थी। मैंने और रमेश ने मिलकर ये तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच्चाई उगलवा सकें। मैंने रमेश को अपने विश्वास पात्र के रूप में उनके पास भेजा था। सेठ कुंदनलाल की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैर तले जमीन खिसक गई। उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। ये सब हम दोनों की मिली भगत थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। अब इन्होंने खुद मान लिया है कि इन्होंने कब्जा किया था। रमेश को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि ये सब सेठ कुंदनलाल और रमेश की गहरी चाल थी। अब उनके पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी और कुंदनलाल जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी सेठ कुंदनलाल को तुरंत वापस दे देंगे। हमें जेल मत भेजिए। चौधरी विक्रम सिंह और चौधरी सूरज सिंह दोनों मुखिया और सेठ कुंदनलाल से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना पश्चाताप में डूबा देख सेठ कुंदनलाल का दिल पिघल गया और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। मुखिया ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ कुंदनलाल ने अपना केस वापस ले लिया। आखिर में सेठ कुंदनलाल ने रमेश को बुलाया और अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया। रमेश, तुमने मेरी पुश्तैनी जमीन वापस दिलाई, तुमने मेरी इज्जत बचाई, ये तुम्हारा हक है। आज से ये जमीन जिस पर तुम मेरे लिए काम करते थे तुम्हारी है। मैं तुम्हें ये जमीन उपहार में देता हूँ और अब तुम इसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा था। नहीं रमेश, ये तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी का फल है। तुमने मुझसे ही कहा था, बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है। अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और की यहाँ मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह रमेश ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से सेठ कुंदनलाल को उनकी जमीन वापस दिलाई और दोनों धोखेबाज चौधरियों को भी बुद्धि से सबक सिखाया। रमेश ने अपनी फूटी किस्मत को सोने में बदल दिया और अब वो भी गांव के जमींदारों में गिना जाने लगा। उसकी माँ और पत्नी की दुआएं सच साबित हुईं।